मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। उसके पहले मैंने ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में बात करी थी। अब मैं इस वीडियो में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में बात करूंगा। हाँ, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन फिर जब वो कोर्ट में गया तो फिर उसमें क्या क्या जजमेंट आए। जनहित अभियान केस एक हुआ था उसमें, तो उससे क्या क्या फैक्ट बाहर निकले। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में कैसे हाँ मतलब अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, मतलब किनके पास ये अधिकार है कि वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में जनरल कैटेगरी अप्लाई करे। हाँ, तो अब हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में। तो इसमें क्या हुआ, पार्लियामेंट ब्रॉट 103rd अमेंडमेंट। वैसे जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन था वो बहुत दिनों से, मतलब कह सकते हैं हाँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हाँ, तो उनके टाइम से और भी पहले से, जब बीजेपी हाँ स्टार्ट हो रही थी तब से, जब बीजेपी स्टार्ट हो रही थी तब से जो रिजर्वेशन था ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, जो जनरल कैटेगरी में पुअर जो कास्ट में लोग आते थे, मतलब सबको तो रिजर्वेशन मिल रहा था, लेकिन गरीब लोग जो किसमें जनरल कैटेगरी में आते थे तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा था, बल्कि वो भी पुअर सेक्शन में आ रहे थे, गरीब थे, फिर भी उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता था। जिनसे जो हमारे जनरल कैटेगरी के जो पुअर फैमिली के लोग थे हाँ, वो लोग पिछड़े वर्ग, कहीं ना कहीं वो लोग बैकवर्ड हो रहे थे। लेकिन तो इसको देखते हुए बीजेपी चाहती थी हाँ कि हम दोबारा से रिजर्वेशन इस्टेब्लिश करें, लेकिन किसके लिए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दे 10% हाँ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। तो फिर क्या हुआ, जब अभी जब जो गवर्नमेंट आई हाँ नरेंद्र मोदी जी की, तो इसमें हाँ जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन था वो दिया गया, जबकि इसकी जो प्लानिंग थी वो प्री डिसाइडेड थी बहुत दिनों से। तो इसमें अगर प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन आता है हाँ कि अगर ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है इसका प्लान कब हुआ, तो हम कह सकते हैं जब स्टार्ट हो रही थी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2000 के करीब इसका, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस टाइम से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो था वो स्टार्ट हो रहा था, कहीं ना कहीं पनप रहा था। तो हम यही उसमें ऑप्शन टिक करें, ना कि नरेंद्र मोदी जी को क्यों। अगर कहे हाँ लागू कब हुआ, तो हम 103rd अमेंडमेंट के अनुसार उनका नाम ले सकते हैं। हाँ, हमारा जो इस समय करंट में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का, तो इनकी गवर्नमेंट में हम तब कहेंगे। लेकिन हाँ, बहुत पहले से इसकी प्लानिंग थोड़ी बहुत चल रही थी। तो हम देखते हैं हाँ कि 103rd अमेंडमेंट इसमें क्या हुआ। तो इसमें कुछ बातें कही गई हाँ, कि पहली बात उसमें बताई गई, पहले उसमें तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6, इनके अनुसार 10% रिजर्वेशन जो है जनरल कैटेगरी वालों को मिलेगा, जो पुअर सेक्शन, जो मतलब पुअर होंगे, गरीब होंगे, उन्हें सामान्यतः ये रिजर्वेशन 10% मिल रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्या था, फॉर पुअर कैटेगरी, मतलब जो गरीब लोग हैं उन्हीं के लिए बेसिकली ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने का जो प्राविधान था वो दिया गया। फिर क्या हुआ कि जनहित अभियान केस, इसमें क्या था, तो फिर ये केस हुआ कोर्ट में, चैलेंज्ड हुआ, कुछ लोगों ने इसे चैलेंज्ड किया कोर्ट में। तो फिर क्या हुआ, तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, तो उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट लिया, उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट लिया। जो नहीं चाहते थे कि जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन मिले, इस उन लोगों ने क्या किया, या अपोजिशन भी कह सकते हैं, तो उन सब ने केस किया, जनहित अभियान केस। तो इसमें क्या हुआ हाँ कि इसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अनवैलिड करार देने के लिए ये केस हुआ था। लेकिन ये जो इसमें केस था, तो इस केस में जब न्याय आया, जब जजमेंट आया, तो फिर गवर्नमेंट के फेवर में वो था। वो क्या था हम देखते हैं, और कई सारी चीजें भी डिसाइड हुई जिनके थ्रू ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया जाएगा अब आगे। तो क्या हुआ, पहली बात जो उन्होंने कही वो बोली ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज चैलेंज्ड। तो फिर क्या हुआ, इट इज वैलिड बिकॉज, उन्होंने कहा इट इज वैलिड बिकॉज इट डज नॉट वॉलेट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया बहुत बार बीएसडी के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा। बीएसडी मतलब होता है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं था, नाना फाल्के वाला केस हुआ था, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें बीएसडी का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, मतलब कोई भी लॉ या कोई भी बिल
जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन एम बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो बेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि सभी को इक्वलिटी मिले, सभी को फ्रीडम हो, सभी समान भाव से हमारे देश में रह सके और कोई भी तरह की अशांति या अनइक्वलिटी है वो इस्टेब्लिश ना होने पाए, कि सबको स्वतंत्रता हो सबकी यहाँ और सबको लिबर्टी मिल पाए। इसलिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है और हमें इलेक्ट करने का, हाँ, अपने रिप्रेजेंटेटिव को अधिकार हो, हाँ, हमें राइट टू स्पीच हो, ये सारे जो अधिकार हैं बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, ये सब भी हम कह सकते हैं। तो ये सब जो हमारे मेन एम है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उन सबको कोई भी लॉ हर्ट ना करे। तो ये जो लॉ था EWS रिजर्वेशन, तो ये किसी को हर्ट नहीं कर रहा था। क्यों नहीं हर्ट कर रहा था? क्योंकि जो पुअर कैटेगरी के लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन देना जरूरी था, इसी भले वो जनरल कैटेगरी से आते थे फिर भी, इसलिए ये रिजर्वेशन दिया गया। तो इसमें ये पहली बात बोली थी जनहित अभियान केस में। किसने? जस्टिस ने, यानी जज ने। कई कमेटी के जज बैठे थे। तो फिर इसमें क्या हुआ कि एनुअल इनकम जो डिसाइड हुई वो लेस देन 8 लाख, वही वाली पुरानी बात ओबीसी रिजर्वेशन में जो थी वही इसमें भी बताई गई कि जो एनुअल इनकम जो साल की होनी चाहिए किसी व्यक्ति की, कौन किसी रिजर्वेशन मिलेगा EWS जिसकी एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम हो। दूसरी बात क्या कि उसकी जो फार्म हो, मतलब जो उसके पास जमीन हो, खेत हो, तो वो जो खेत होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 5 एकड़ से कम होने चाहिए, 5 एकड़ से कम होने चाहिए। और क्या बताया कि जो उसका घर हो, जो उसका मकान हो, घर हो, हाँ, तो वो कैसा होना चाहिए? उसका हाउस कितना बड़ा होना चाहिए? तो 100 स्क्वायर यार्ड्स होना चाहिए। कहाँ? म्यूनसिपैलिटी एरिया में, मतलब जहाँ कह सकते हैं महानगरों में, या म्यूनसिपैलिटी एरिया जहाँ शहर हैं वहाँ 100 स्क्वायर यार्ड उसका घर हो तो उसे EWS रिजर्वेशन मिलेगा। इससे ज़्यादा होंगे तो नहीं मिलेगा। और जो 200 स्क्वायर यार्ड्स हो वो नॉन म्यूनसिपल एरिया के लिए लिमिट डिसाइड हुई थी कि अगर 200 स्क्वायर यार्ड तक की एरिया है नॉन म्यूनसिपल एरिया में, मतलब जैसे जो गांव वगैरह में, हाँ, तो या जो शहर नहीं आते जहाँ ग्राम सभा लगती है, इन सब जगहों पे तो 200 स्क्वायर यार्ड तक की उन्होंने नॉन म्यूनसिपल एरिया के लिए लिमिट रखी है। तो उन्हें इन 3 कैटेगरियों के हिसाब से क्या हम देखते हैं, एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख होनी चाहिए, और फार्म लेस देन 5 एकड़, और 100 स्क्वायर यार्ड्स फॉर म्यूनसिपल एरिया एंड 200 स्क्वायर यार्ड फॉर नॉन म्यूनसिपल एरिया। जिसके पास होंगे इतनी, ये जो 3 कैटेगरी हैं जो इन्हें पूरा करेगा उसे रिजर्वेशन मिलेगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में आपने वीडियो इसके पहले देखे होंगे, नहीं देखे तो वहाँ से आप देख लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।